नियति। यह जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी कहानी है, आपको पसंद आएगी, पढ़िएगा अवश्य। धन्यवाद। अब पछताई होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत मुझ पर 100% सही उतरती है, लेकिन अब क्या हो सकता है सिवाय हाथ मलने के। अब तो मैं तकदीर के हाथों नाच रही एक ऐसी कठपुतली हूँ जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक नचाएगा नाचूंगी, लेकिन अपनी तकदीर के साथ खिलवाड़ करने वाली मैं स्वयं हूँ। शायद ठीक ही कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है। मई का महीना था, दिन था शुक्रवार। मेरी माँ की बचपन की सहेली अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई थी। लड़का सीआईडी में इंस्पेक्टर था। उसके जाने के बाद मैं और मेरी छोटी भाभी कितना हंसे थे। माँ के पूछने पर मैंने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया था कि मैं उस बकरी जैसी दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल लंगूर जैसा लगता है। तब छोटी भाभी भी मेरी हाँ में हाँ मिलाकर बोली कि कहाँ हमारी चाँद से सुंदर ननद और कहाँ वह। यह तो बासमती चावल और भट्ट यानी काली सोयाबीन की तरह जोड़ा हो जाएगा। हालांकि लड़का इतना भी काला नहीं था, फिर भी मैं भाभी की इस बात पर खूब हंसी थी। मन ही मन मैं अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। तब मेरी बड़ी भाभी, जो अभी तक चुपचाप बैठी थी, बोली कि लड़के के रूप को नहीं बल्कि लड़के के गुण देखने चाहिए। वैसे भी हमारी जाति में अच्छे लड़कों का भाव है। इस रिश्ते को नापसंद करना मेरे विचार से तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। पर मेरे सामने बड़ी भाभी की कैसे चलती। मैं उस समय बड़ी भाभी को अपना दुश्मन समझ बैठी थी। खूब खरी खोटी सुनाई थी मैंने उन्हें। कहा था मेरी सुंदरता से जलती हो, और वे न जाने गुस्से में क्या क्या बक गई थी। दुश्मन और मित्र की परख करने में शायद मेरी आंखें धोखा खा गई थीं। काश मैंने उस समय बड़ी भाभी की बातों को उचित समझकर अपना भला बुरा समझा होता। मैं 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली, ऊपर से सुंदर। मेरा दिमाग हरदम 7वें आसमान में रहता था। भला ऐसे में बड़ी भाभी की बातें मुझे कैसे सुहाती। इसके बाद भी मेरे लिए कई रिश्ते आए, पर मैं कुछ न कुछ मीन मेख निकाल कर रिश्ते रिजेक्ट करती रही। अपनी सुंदरता के सामने मैं सबको तुच्छ समझ बैठी थी। अब जब मेरी उम्र 35 भी पार करने लगी और रिश्ते आने भी बंद हो गए, तो घर के सभी सदस्यों को फिक्र सताने लगी। माँ को तो चिंता से बीमारियों ने ही घेर लिया था। हरदम सबके सामने मेरा ही रोना लेकर बैठ जाती थी। अब मेरा भी दिल घबराने लगा था। मेरी माँ हर हाल में मेरा विवाह कर देना चाहती थी, ताकि वह मरते समय चैन से मर सके। शायद अब उन्हें भी अपने ऊपर ग्लानि होने लगी थी कि सुंदरता को महत्व देकर लड़की का जीवन ही बर्बाद कर दिया। बहुत दौड़ धूप के बाद एक लड़का मिल ही गया। सच कहूँ तो उसे लड़का नहीं बल्कि प्रौढ़ कहना ही उचित होगा। लड़का दूसरे शहर में दुकानदार था, अच्छी खासी आमदनी थी, आलीशान मकान था। ये सब बातें हमें दूर की रिश्ते की बुआ बता कर गई थी। चलो देर से ही शादी हुई, पर बाकी की ज़िंदगी सुख चैन से बिताऊंगी, यही सोचकर मैंने अपना मन समझा लिया था। लड़का भी देख लिया था। भले ही खूबसूरत नहीं था, पर स्मार्ट था। वह स्मार्ट नहीं भी होता तो भी मुझे ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं उम्र के ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां इनकार करना मेरी बस की बात नहीं थी। जैसा भी था मुझे हर हाल में मंजूर था। शादी तय होने के 1 हफ्ते के भीतर मेरी शादी भी हो गई। ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। पतिदेव तो मुझे पाकर अपने आप को धनी समझ रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी। शादी के 4-5 दिन बाद मैं जब पतिदेव के साथ अपने मायके आई, तो मेरा खिला हुआ चेहरा देखकर सभी लोगों ने चैन की सांस ली। माँ के पैर तो खुशी से जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, सभी मेरे भाग्य को सराह रहे थे। दूसरे दिन मैं पतिदेव के साथ घूमने गई थी, तो रास्ते में मेरी सहेली मीता मिल गई। मीता शादी के दिन नहीं आ सकी थी, इसलिए मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले लग गई थी। जब मैंने मीता का परिचय अपने पति से करवाया, तो मीता ने मजाक के अंदाज में बोली, क्यों जीजा जी, इतने दिनों तक आप कहाँ छुपे बैठे थे। मेरे पति ने भी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जी नैनीताल में। इनके इस अंदाज से हम सबको खूब हंसी आई। इस हंसी के चक्कर में इनको अचानक खांसी आ गई। पहले तो मैंने इनके खांसने पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब इनके खांसते खांसते बुरा हाल हो गया और सांस भी तेज चलने लगी, तो मैंने उन्हें मीता की सहायता से वहीं रेलिंग में के पास सीढ़ियों में बिठा दिया और इनकी पीठ मलने लगी। खांसते खांसते कफ निकलने लगा, लेकिन अचानक कप के साथ खून भी निकलने लगा। मैंने घबरा कर मीता की ओर देखा। मीता भी प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, पर भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वहाँ पर पहचान का कोई नहीं था, वरना बात पूरे शहर में फैल जाती, वह भी नमक मिर्ची लगाकर। मैं मीता की सहायता से इन्हें घर ले आई। इनका सिर दर्द बताकर इन्हें लिटा दिया। मैं अपने घर वालों को इस बारे में बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर मीता के जाते ही सबके चेहरों में हुआ उड़ रही थी। शायद मीता जाते जाते इनके बारे में सब कुछ बता गई। माँ आत्मग्लानि से अपने आप को कोस रही थी। उनको लग रहा था कि क्षयरोगी से शादी करवा कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर में सन्नाटा सा छा गया था, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। तब मैंने अपने आप को संभाला और सबको समझाया कि क्षय रोग लाइलाज नहीं है,
नहीं खतरनाक लेवा रोग है। इस वैज्ञानिक युग में असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, फिर क्षय रोग तो असाध्य रोग है ही नहीं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैं सोचने लगी कि मैंने अपनी सुंदरता पर घमंड करके न जाने कितनों का दिल दुखाया था, न मालूम कितनों का तिरस्कार किया था। फलस्वरूप ईश्वर ने मुझे कुछ न कुछ दंड तो देना ही था। ईश्वर ने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया था, लेकिन वह पछताने से कोई फायदा नहीं था। अब तो मुझे जिंदगी भर साथ रहकर एक हिंदू नारी का कर्तव्य निभाना था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इनका उचित इलाज कराऊंगी, इनका रोग किसी से भी नहीं छिपाऊंगी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि ससुराल जाते ही मैंने भवानी सेंटेरियम ले जाऊंगी, एक अच्छी डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेंटेरियम का नाम याद आते ही मेरे मन में अनजाने भय की जगह एक नए उत्साह व उमंग ने ले ली। उत्साह के साथ साथ मैं ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। अब तो इनकी सेवा करना ही मेरा फर्ज था और यही मेरी नियति थी।